जरा मेरे साथ एक पोलिंग बूथ के दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल शांत कतार, हवा में उस अमित शाही की वो तेज जानी पहचानी गंध, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की वो निर्णायक आखिरी बीप की आवाज। देखिए, ये सिर्फ एक मशीन की आवाज नहीं है, ये सच कहूं तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बीप के एक बहुत ही खास और खामोश हिस्से पर चर्चा करेंगे, जिसे हम नन ऑफ द अबव यानी नोटा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा बटन जो बिना कोई शोर मचाए सत्ता के गलियारे में सबसे बड़ी बात कह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बटन की इतनी अहमियत क्यों है। तो देखिए, हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल संदेश बेहद स्पष्ट है। एक परिपक्व और मजबूत लोकतंत्र सिर्फ एक नेता को चुनने के बारे में नहीं होता, बल्कि ये उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करने के अधिकार के बारे में भी होता है। बैलेट स्क्रीन पर मौजूद वो जो सबसे आखिरी बटन होता है ना, वो दरअसल असहमति का एक मूक रक्षक है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारतीय मतदाता ने अपनी निराशा को, अपनी असहमति को कानूनी रूप से दर्ज करने का एक तरीका खोज निकाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अचानक आज इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं, ये खबरों में क्यों है। तो इसका एक बहुत ही ठोस कारण है। 8 सितंबर 2025 की सुबह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मामले की जांच शुरू की। अदालत दरअसल इस बात पर विचार कर रही है कि क्या निर्विरोध चुनावों में, यानी अनकंटेस्टेड इलेक्शंस में, जहां केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, वहां भी मतदाताओं को कानूनी रूप से नोटा का विकल्प दिया जा सकता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मतदान के अधिकार की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख सकता है। सेक्शन 1, संवैधानिक जड़ें और गोपनीयता का अधिकार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस वैचारिक आधार को समझना बहुत जरूरी है। असहमति दर्ज करने का यह अधिकार हमें रातों रात नहीं मिल गया था। इसका एक बहुत ही दिलचस्प, ऐतिहासिक और कानूनी सफर रहा है। आपको याद है नोटा से पहले क्या होता था? पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 का एक नियम 49O हुआ करता था। अगर आप वोट नहीं देना चाहते तो आपको पीठासीन अधिकारी को बताना पड़ता था और बाकायदा फॉर्म 17A में अपने हस्ताक्षर करने पड़ते थे। मतलब आपने वोट नहीं दिया, ये बात सबको पता चल जाती थी। आपकी गोपनीयता पूरी तरह से भंग हो जाती थी। लेकिन आज का जो आधुनिक ईवीएम नोटा बटन है, वो आपकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखता है। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, बस आपकी और मशीन के बीच की एक गुप्त बीप। चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने पहली बार साल 2001 में इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 2013 का ऐतिहासिक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL बनाम भारत संघ मामला। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सीधे तौर पर जोड़ दिया। फिर 2018 आया, जब पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यसभा चुनावों में नोटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेक्शन 2, असहमति के आंकड़े। अब हम भावनाओं से हटकर जरा ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जुटाए गए ये आंकड़े मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें बताते हैं कि मतदाता जमीनी स्तर पर इस विकल्प का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच हुए राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों को अगर हम मिला दें तो नोटा ने कुल मिलाकर 1.29 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारी संख्या में लोग अपना समय निकालकर मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि उन्हें लिस्ट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर को ही ले लीजिए। उस चुनाव में करीब 65 लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था, जो कुल पड़े वोटों का 1.06% था। अब आप कहेंगे कि 1% तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन देखिए, भारत जैसे देश में जहां कई बार चुनाव महज कुछ 100 वोटों के अंतर से हार जीत तय करते हैं, वहां 65 लाख वोटों की ये खामोश आवाज राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अलार्म है। किया गया ये तटस्थ डेटा ही है जो हमें हमारे चुनावों की असली जमीनी हकीकत दिखाता है। सेक्शन 3, बिना दांत का शेर और निर्विरोध चुनाव का विरोधाभास। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े टकराव पर आ गए हैं। देखिए,
नोटा एक आवाज तो है जो जोर से गूंजती भी है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि फिलहाल यह चुनाव का कोई परिणाम नहीं बदल सकता। ये एक बिना दांत के शेर जैसा है। तो कानूनी अड़चन आखिर है क्या? इसे समझिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 1951 की धारा 53(2) बस यही वो सटीक कानून है जिसे इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह धारा कहती है कि अगर चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि चूंकि निर्विरोध चुनाव बहुत ही दुर्लभ होते हैं, इसलिए इस पर विचार करना महज एक अकादमिक अभ्यास यानी एकेडमिक एक्सरसाइज है। सेक्शन 4 संस्थागत सुधार और खारिज करने का अधिकार। तो फिर समाधान क्या है? हम इस बिना दांत के शेर को एक असली और ताकतवर लोकतांत्रिक हथियार में कैसे बदल सकते हैं? यूपीएससी मेंस के नजरिए से ये कुछ संभावित समाधान बहुत अहम हैं। पहला कदम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाए ताकि नोटा को एक ठोस कानूनी आधार मिल सके। दूसरा, हम कोलंबिया देश के 50+1 नियम से सीख सकते हैं। कोलंबिया में यदि ब्लैंक वोट, जो उनके यहाँ नोटा जैसा है, को पूर्ण बहुमत मिलता है तो चुनाव सीधे रद्द हो जाते हैं और बिल्कुल नए उम्मीदवारों के साथ दोबारा चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, दागी उम्मीदवारों को रोकने के लिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करना होगा। तो चलिए, आज के इस चर्चा को हम इसी एक गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। नोटा आपको असहमति दर्ज करने के अधिकार की गारंटी तो जरूर देता है, लेकिन खारिज करने के अधिकार की नहीं। जब तक अस्वीकृति का कोई सीधा परिणाम नहीं निकलता, तब तक उस अदृश्य इच्छा का वास्तविक वजन आखिर है क्या? क्या भविष्य में कभी उस मशीन की वो बीप इतनी मजबूत हो पाएगी कि वो दागी उम्मीदवारों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य और आपके वोट की असली ताकत को तय करेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और जागरूक रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में।